हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज की इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्मॉल बिजनेस के अंदर हम कैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है। स्वॉट का मतलब क्या होता है? फर्स्टली एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस एंड ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो कौन से एनवायरनमेंट में आती है? इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है वो किस में आते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कि जो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये रूरल और स्मॉल बिजनेस दोनों में अप्लाई होता है। सारी जगह पे जो स्वॉट एनालिसिस हम किया जाता है सारी इंडस्ट्रीज में। एंड फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे। जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्शन वॉल्यूम में, एंड डिजाइनिंग चेंज होते रहना चाहिए, फास्टर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, लोअर लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, लोअर ओवरहेड होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। कैसा होना चाहिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन वॉल्यूम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा प्रोडक्शन का वॉल्यूम? कि कितनी आपको अवेलेबल है, लेबर कितनी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल यूनिट्स चला रहे हैं तो आपके पास लेबर को जो मटेरियल लगा है उसकी जो कॉस्ट है वो रीपे करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ज्यादातर जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो लेबर होती है वो हैंड टू माउथ होती है। इसलिए हमारे को क्या होना चाहिए? जो लेबर की कॉस्ट होती है इसमें कैसी होती है? लोअर होती है, और हमारे को उसको टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। ये हमारी फिर स्ट्रेंथ रहेगी एक स्मॉल स्केल यूनिट्स की। फर्स्ट हमने देखा कि स्ट्रेंथ के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जो प्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो फ्लेक्सिबल होगा प्रोडक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर लेबर अवेलेबल है और रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा पॉइंट क्या होना चाहिए। फर्स्ट देखा प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सेकेंड हमने देखा कि जो लेबर की कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए? वो भी लो होनी चाहिए, लो होती है। ठीक है। लोअर जो लेबर की कॉस्ट अगर लो है तो मतलब कि आपके पास अगर जो आप लेबर को लगा रहे हो, जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चला रही हो और लेबर आपके नीचे काम कर रही है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप लेबर को रीपे कर सको। ठीक है। उसको टाइम टू टाइम पे कर सको, बिकॉज जो ये लेबर लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो हैंड टू माउथ होते हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। ठीक है। इसलिए आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम आप पे कर सको, तभी वो जो स्मॉल स्केल्स यूनिट्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ रहेगी और लेबर भी अच्छे से काम करेगी, बिकॉज उसे लगेगा कि हाँ ये जो इंडस्ट्री है हमें टाइम से पैसा दे देगी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो डेली ही कमाते हैं और डेली ही खाते हैं। ठीक है। ये स्ट्रेंथ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। सेकंड है वीकनेस। वीकनेस में क्या होता है कि क्या क्या कारण है कि जो हमारी बिजनेस है वो लैग कर जाता है, स्मॉल बिजनेस है उसकी क्या क्या कमियां रहती हैं। स्ट्रेंथ हमने देख लिया, कोई डाउट है तो देखो। फर्स्ट, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जो डिसीजन है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो डिसीजन है वो जल्दी जल्दी ही लिए जाएंगे, क्योंकि एक ही बंदा ओनर होता है, ज्यादा कोई स्टाफ होता नहीं है उसके अंदर, तो इसमें जो डिसीजन है वो भी हम जल्दी ले सकते हैं। एंड जो लेबर की कॉस्ट होती है वो लो होती है और ओवरहेड्स हैं वो भी लो होते हैं। ये स्ट्रेंथ होती है स्मॉल बिजनेस की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीकनेस के बारे में। वीकनेस में क्या होता है कि जो वीकनेस कमी कहाँ पे आती है? अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही प्रॉपर, तो ये उसकी कमी है। या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस हो गई है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, फाइनेंस नहीं है उसके अंदर, मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये सारी की सारी क्या होती है? वीकनेस होती है स्मॉल बिजनेस की। लैक ऑफ मैनेजमेंट में आप क्या देखोगे कि लैक ऑफ मैनेजमेंट बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो लेबर होती है वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, और फिर उसमें क्या होता है? स्किल्स की भी कमी होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। इसमें क्या होता है कि जितना हमने बनाया हुआ है कि जो प्रोडक्ट है हमारे को, क्योंकि जो लेबर है उसमें इतनी स्किल्स नहीं होती, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उसको ये नहीं पता चलता कि कब जो प्रोडक्ट है मार्केट से आउट भी हो चुका है, कि मार्केट में चल क्या रहा है, उनको वो इतना अपडेट नहीं रहते, तो ये भी क्या होती है? टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस हो जाती है। नेक्स्ट वीकनेस के है पुअर फाइनेंस है। पुअर फाइनेंस मतलब उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि लोन लोन है वो बैंक से नहीं मिलता, और
इस टाइप की उनको फाइनेंसिंग की भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कितनी रेंज मतलब क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए लोन के लिए, कौन कौन से पेपर वगैरह कलेक्ट करके रखने चाहिए। तो उनमें स्किल्स की भी कमी होती है, मैनेजमेंट की कमी होती है, तो ये उनकी वीकनेस हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज द लैक ऑफ द मार्केट स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जो बनाने वाले हैं अपने प्रोडक्ट को ठीक से उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर पाते, तो ये क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। क्लियर हो गया। स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें थी, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिसीजन फटाफट से ले लेते हैं, लेबर की कॉस्ट लोअर होती है और लोअर ओवरहेड होता है। वीकनेस में हमने क्या देखा, वीकनेस में जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गई है, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गया, इतनी उनको लेबर को नॉलेज भी नहीं रहती, कई बार पता भी नहीं चलता बिकॉज वो टेक्नोलॉजी से इतना अपडेट नहीं रहते। एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट वो बहुत कम हो जाता है, मतलब कि जो लेबर होती है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनमें स्किल्स की थोड़ी कमी होती है, ये उसकी वीकनेसेस हैं। और थर्ड वीकनेस में हमने देखा कि पुअर फाइनेंसिंग, क्योंकि वो उनमें स्किल्स कम होती है तो उनको फाइनेंस लेने की, लोन वगैरह लेने की इतनी प्रॉपर अच्छे से नॉलेज नहीं होती। एंड लैक ऑफ द मार्केट स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी वो प्रॉपर ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो मार्केट स्ट्रेंथ में भी कमी आ जाती है। तो ये सारी की सारी क्या है, वीकनेस। ये कहाँ होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस किस में आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या होता है कि के अंदर इंक्लूड होगा कि लार्ज कंपनी है वो आउटसोर्स देती है मोर टू रिड्यूस देयर ओन कॉस्ट, ठीक है। लार्ज कंपनी क्या करती है, आर आउटसोर्सिंग मोर टू रिड्यूस देयर ओन कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि इसमें प्रमोट होती है एक्सपोर्ट मार्केट, हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, और बिग कंपनी है वो टेक करती है एक लार्जर इक्विटी स्टेक इन द स्मॉल वन। ये सारी की सारी क्या है इसकी अपॉर्चुनिटी। फर्स्टली मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन करके पॉइंट। हमने फर्स्ट पढ़ा कि जो लार्ज कंपनी है वो आउटसोर्स करती है, मतलब कि अपना छोटा छोटा काम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपना छोटा छोटा काम स्मॉल कंपनीज को आउटसोर्स कर देती है। इससे क्या होता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इससे क्या होता है कि जो भी, जैसे कि हम इंटरनेट है उस पर हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में दो पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्टली जो लार्ज कंपनी है वो क्या करती है, आउटसोर्स देती है छोटी कंपनीज को, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट मार्केट स्ट्रॉन्ग। अगर हम जो इंटरनेट पे हमारा प्रमोशन वगैरह के प्रोडक्ट की प्रमोशन डाल रहे हैं तो इससे जो हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट। इसमें क्या हो जाता है कि जो बड़ी कंपनीज है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकती है, उसके ऊपर कोई कैप नहीं लगाई हुई, कोई रोक नहीं लगाई हुई, ठीक है। ये सारी की सारी जो इसकी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक कोई डाउट? स्ट्रेंथ में 3 पॉइंट पड़े, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल होगा, डिसीजन फास्टर ले सकेंगे, लेबर कॉस्ट लो होगी। वीकनेस में हमने क्या डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंट हो जाती है, फाइनेंस प्रॉपर नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटी में हमने डिस्कस किया जो लार्ज कंपनीज हैं वो छोटे जो कंपनीज को आउटसोर्स प्रोवाइड करती है। सेकंड हमने ये डिस्कस किया कि हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करती है और उसके ऊपर कोई भी कैप नहीं लगाई हुई, कोई भी रॉक नहीं लगाई हुई, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट बना कि इससे जो एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो हमारी कैसी होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि इंटरनेट पे हम क्या करते हैं कि हमारे प्रमोशंस प्रमोट करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट है वो हम हमारे इंटरनेट पे डाल के प्रमोट करते हैं, तो इससे जो हमारी एक्सपोर्ट होता है, जो मार्केट है वो हमारी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट इज द थ्रेट। थ्रेट इज द लास्ट। थ्रेट्स में क्या होता है कि इंक्लूड होता है कि विद कंसेशन डिसअपीयरिंग इनएफिशिएंसी यूनिट्स विल डाई एंड विद डी रिजर्वेशन कंपटीशन विल कम फ्रॉम द लार्ज कंपनी, स्मॉलर लेस एग्रेसिव विल सफर। और इंपोर्ट लिबरलाइजेशन से जो कंपटीशन है वो कम फ्रॉम द एमएनसीज एंड द चीप इनपुट। देखो, फर्स्ट है कि जो गवर्नमेंट का जो कंसेशन है वो रिड्यूस कर दिया ओवर टाइम,
फर्स्ट पॉइंट को समझो। जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती थी ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, रूरल एरिया इंडस्ट्रीज को, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने लोन और ग्रांट प्रोवाइड करना कम कर दिया था। इससे जो जेन्युइन कंपनीज थी उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा। ठीक है, अपनी कंपनी के नाम बदलने से उन्हें गवर्नमेंट को बहुत सारे ग्रांट और लोन को यूटिलाइज कर लिया, और इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने लोन और ग्रांट प्रोवाइड करना कम कर दिया, तो इससे जो जेन्युइन कंपनी थी उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा। ठीक है, फर्स्ट थ्रेट क्या आया कि जो गवर्नमेंट के जो कंसेशन था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, पहले क्या करती थी गवर्नमेंट ग्रांट देती थी, कंसेशन देती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, पर जो कुछ कंपनीज ने क्या किया कि नाम बदलने के नाम पे गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा ग्रांट और लोन यूटिलाइज कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लोन और ग्रांट प्रोवाइड करना कम कर दिया, और इससे जो जेन्युइन कंपनीज थी उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा। ये फर्स्ट थ्रेट था। एंड नेक्स्ट इज द डी रिजर्वेशन। डी रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो लार्ज कंपनी ने जब ये देखा कि हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर दिया। ठीक है, डी रिजर्वेशन मतलब कि कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज कंपनी। इसमें क्या देखा कि जब लार्ज कंपनी ने जब ये देखा कि हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर दिया। उसमें क्या क्या आता था कि जैसे कि लार्ज में क्या होता था, मैन मटेरियल मशीन, हमारे पास सब कुछ है, और हैंडीक्राफ्ट के पास इतना कुछ है नहीं। तो लार्ज कंपनी ने सोचा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मार्केट में मार्जिन टेक ओवर कर ले और खुद का जो है वो नाम इस्टेब्लिश करे। तो ये क्या हो गया, डी रिजर्वेशन। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्री टू द, किससे होने लगा कंपटीशन उसका, कंपटीशन विल कम फ्रॉम द लार्ज कंपनी। डी रिजर्वेशन में क्या हुआ कि लार्ज कंपनी ने जब ये देखा कि जो हैंडीक्राफ्ट है उस हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर दिया। यानी कि बड़ी वाली कंपनीज ने छोटी वाली कंपनी के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास तो सब कुछ था, मैन मटेरियल मशीन सब कुछ है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के पास इतना कुछ है नहीं। तो लार्ज कंपनी ने सोचा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मार्केट में हम मार्जिन ही टेक ओवर कर ले और खुद का नाम इस्टेब्लिश कर ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट था, डी रिजर्वेशन। थ्रेट्स में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि फर्स्टली जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर रहा है कि कंसेशन रिड्यूस कर दिया है। पहले क्या होता था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ग्रांट देती थी, ठीक है, एंड बट उससे क्या हो गई, कंपनी उसका गलत यूज करने लग गई, और उसने कंपनी के नाम बदलने में उन्होंने गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा ग्रांट और लोन को यूटिलाइज कर लिया। इससे जो गवर्नमेंट ने लोन है और ग्रांट है वो प्रोवाइड करना कम कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट कंसेशन रिड्यूस ओवर टाइम। डी रिजर्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि डी रिजर्वेशन के अंदर जो लार्ज कंपनी ने जब ये देखा कि हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने देखा ना कि हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा था, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर दिया। जैसे लार्ज कंपनी में क्या होता था कि जो मैन मटेरियल और मशीन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के पास ये कुछ भी नहीं होता था। इससे लार्ज कंपनी ने सोचा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मार्केट में मार्जिन को टेक ओवर कर ले और खुद का नाम इस्टेब्लिश कर ले। ये होता है डी रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज द इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इसमें क्या हुआ कि इंडिया में बहुत सारे इंपोर्ट किए जा रहे थे। कहां कहां से इंपोर्ट किया जा रहा था, चाइना से, जापान से, पाकिस्तान से, जिसकी वजह जो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल की जो चीप वैरायटी इंटरनेशनल एमएनसीज ने बना के मार्केट में डाल दी। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे इंपोर्ट किए जा रहे थे। कहां कहां से इंपोर्ट किया जा रहा था, चाइना से, जापान से, पाकिस्तान से, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल की जो चीप वैरायटी थी वो इंटरनेशनल एमएनसीज ने बना के मार्केट में डाल दी, और जो हमारी रूरल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी इनकी मार्केट खुद की कंट्री में ही
टूट गई। ये मेजर थ्रेट आया जब एमएनसी ने इंडिया में कदम रखा। ठीक है, क्लियर हो गया। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि इंडिया में बहुत सारे इंपोर्ट किए जा रहे थे, कहां से, चाइना से, जापान से, पाकिस्तान से, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल की चीप वैरायटी इंटरनेशनल एमएनसीज ने बना के मार्केट में डाल दी, और जो हमारी रूरल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इनकी मार्केट खुद की कंट्री में ही टूट गई। और ये जब मेजर थ्रेट था जब एमएनसीज ने इंडिया में कदम रखा। अब हम बात करते हैं स्मॉलर और लेस एग्रेसिव कंपनी विल सफर। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल कंपनीज थी, अगर ये ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, ठीक से नहीं काम कर पा रही, तो वीकनेस को खत्म नहीं कर पा रही, तो और अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए, तो लॉन्ग रन में ये हारना पड़ता है और ये कम अग्रेसिव रहती है और इनको शट डाउन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर जो कंपनीज है स्मॉल स्केल, वो अच्छे से नहीं स्ट्रेंथ उन्होंने पकड़ी, वीकनेस को वो खत्म नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए, तो लॉन्ग रन में उनको हारना पड़ता है और ये कम एग्रेसिव रहती है और उनको शट डाउन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये थ्रेट था स्वॉट एनालिसिस इन बिजनेस। एक बार हम कंप्लीट रिवाइज करवा देती हूँ जो कंप्लीट हमने डिस्कस किया स्वॉट एनालिसिस, फिर आपको कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कीजिएगा। देखो, स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो कौन से एनवायरमेंट में आती है, इंटरनल एनवायरमेंट में आती है। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है वो फ्लेक्सिबल कब रहेगी, जब रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होगा, लेबर भी अवेलेबल होगी। अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या यूनिट चला रहे हो तो आपके पास लेबर होनी चाहिए, और लेबर को जो मटेरियल लगा है और जो उसको लेबर ने जो भी मटेरियल लगाया तो उसकी कॉस्ट की रीपे करने के पास भी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो लेबर लोग होते हैं वो हैंड टू माउथ होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या होती है कि डिसीजन हम फटाफट ले सकते हैं, क्योंकि एक दो सुपरवाइजर ही रहते हैं, एक रूम में सब होता है, तो डिसीजन के लिए कुछ लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, डिसीजन है फास्ट किया जाता है, ये स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, जो लेबर कॉस्ट है वो कैसी रहती है, लो रहती है। ठीक है, और ओवरहेड भी लो। वीकनेस क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट बहुत कम होता है, जो लेबर है वो कम पढ़ी लिखी होती है, कम स्किल्स वाली होती है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है, मतलब कब इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है, इनको इतना अपडेट नहीं रहती लेबर। नेक्स्ट, पुअर फाइनेंसिंग, लोन वगैरह बैंक से कैसे लेना है कुछ है इनको, बिकॉज ये हैंड टू माउथ होते हैं, इन्हें इतना नॉलेज भी नहीं होती। नेक्स्ट, लैक ऑफ मार्केट स्ट्रेंथ, और जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसको भी अच्छे से उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, जो मार्केट स्ट्रेंथ में भी की भी कमी होती है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट में क्या था कि जो लार्ज कंपनी है वो आउटसोर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपना छोटा छोटा काम आउटसोर्स कर देती है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड करती है, जो मार्केट स्ट्रांग हो जाती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट पे प्रमोशन देके कि प्रोडक्ट डाल देते हैं, हैंडीक्राफ्ट के सारे प्रोडक्ट डाल दिए तो इंटरनेट पे वो प्रमोट कर दिया, तो इससे जो एक्सपोर्ट किसका हो जाती है, जो मार्केट है वो स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट, थ्रेट्स में हम और हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सके, इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट है थ्रेट्स। थ्रेट्स में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो पहले क्या करती थी, कंसेशन देती थी, ग्रांट देती थी अपनी कंपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, रूरल इंडस्ट्रीज को, लेकिन कुछ कंपनीज ने क्या किया कि गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा ग्रांट और लोन को यूटिलाइज कर लिया, तो इससे क्या किया गवर्नमेंट ने ग्रांट और लोन प्रोवाइड करना कम कर दिया, इससे जो जेन्युइन कंपनी थी उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा, तो ये एक बिग थ्रेट था। सेकंड, डी रिजर्वेशन। डी रिजर्वेशन में क्या था कि लार्ज कंपनी ने जब ये देखा कि हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है तो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर दिया,
जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उनके पास तो सारा मैन मटेरियल मशीन सब अवेलेबल था, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनके पास इतना सब कुछ नहीं था। तो लार्ज कंपनी ने क्या सोचा कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ही compete करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और उनके जो मार्केट में मार्जिन है उनको टेक ओवर कर लेंगे और खुद का नाम एस्टेब्लिश कर लेंगे। ये डी रिजर्वेशन था। नेक्स्ट इज द इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन में क्या था कि इंडिया में बहुत सारे इंपोर्ट किए जा रहे थे, कहाँ कहाँ से, चाइना से, जापान से और पाकिस्तान से, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल की चीप वैरायटी इंटरनेशनल एमएनसीज ने बना के मार्केट में डाल दी, और जो हमारी रूरल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी इनकी मार्केट खुद की कंट्री में ही टूट गई। ये मेजर थ्रेट था जब एमएनसीज ने इंडिया में कदम रखा। नेक्स्ट, स्मॉलर और लेस एग्रेसिव कंपनी विल सफर। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी अगर ये अब से ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, स्ट्रेंथ उनकी को उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, मतलब वीकनेस को खत्म नहीं कर पा रही, अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रही, तो लॉन्ग रन में उनको हारना पड़ता है और ये कम एग्रेसिव रहती है और इनको किसका सामना करना पड़ता है, शट डाउन का भी सामना करना पड़ता है। यह स्वॉट एनालिसिस है किसका, स्मॉल बिजनेस का। नेक्स्ट लेसन में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।